नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज। मैं हूं वीना सिंह। अंबिकापुर प्रतीक्षा बस स्टैंड में करोड़ों की लागत से बन रहे सीसी सड़क निर्माण में जमकर अनियमितता बरती जा रही है। रात के दौरान नियम विरुद्ध तरीके से ठेका कंपनी द्वारा मैनुअल कार्य करवाया जा रहा है, जबकि नगर निगम के अधिकारी जांच के नाम पर महज खानापूर्ति कर रहे हैं। वहीं इस मामले में मेयर अजय तिर्की का कहना है कि वे खुद मौके पर पहुंचकर निर्माण कार्य का जायजा लेंगे। आम नागरिकों की समस्या को देखते हुए अंबिकापुर प्रतीक्षा बस स्टैंड में नगर निगम द्वारा करोड़ों की लागत से सीसी रोड का निर्माण कार्य करवाया जा रहा है, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी निर्माण कार्य में अनियमितता बरती जा रही है। तालाबंदी का फायदा उठाकर रात के अंधेरे में निर्माण कार्य चल रहा है। ठेका कंपनी अपने फायदे के लिए आम जनता का नुकसान कर रही है। दरअसल प्रतीक्षा बस स्टैंड परिसर में चल रहे सीसी सड़क निर्माण कार्य के दौरान नियम विरुद्ध तरीके से मैनुअली कार्य ठेका कंपनी द्वारा करवाया जा रहा है। ठेका कंपनी के इस कारनामे की तस्वीर आवाज के कैमरे में कैद हुई है। बस स्टैंड परिसर में कई मशीन नजर आ रहे हैं, लेकिन मौके पर काम कर रहे कर्मचारी भारी भरकम मशीन का उपयोग नहीं कर रहे हैं। ठेका कंपनी के एक कर्मचारी की माने तो मशीन खराब होने की वजह से मैनुअल कार्य कर सीसी सड़क का निर्माण कार्य करवाया जा रहा है, जबकि सड़क को मजबूती देने के लिए कंप्रेशर वाइब्रेटर मशीन का इस्तेमाल किया जाना है। बावजूद इसके खुलेआम नियम का उल्लंघन कर गुणवत्ताहीन सड़क का निर्माण बस स्टैंड परिसर में चल रहा है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हर बार की तरह इस बार भी करोड़ों की लागत से बन रही सड़क महज कुछ ही साल टिक सकेगी। वहीं यात्रियों सहित शहर की जनता को आने वाले दिनों में ठेका कंपनी की लापरवाही की वजह से समस्या का सामना करना पड़ सकता है। भाजपा पार्षद मधुसूदन शुक्ला ने भी इस मामले की शिकायत लगभग 20 दिन पूर्व निगम के अधिकारियों से की थी। भाजपा पार्षद की शिकायत पर निगम के अधिकारी मौके पर पहुंचकर कार्यवाही के नाम पर खानापूर्ति कर वापस लौट गए, जिसका फायदा उठाकर ठेका कंपनी एक बार फिर बस स्टैंड परिसर में घटिया सड़क का निर्माण करा रही है। वहीं इस मामले में मेयर डॉक्टर अजय तिर्की का कहना है कि वे खुद निगम के अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचकर निर्माण कार्य का जायजा लेंगे। आपके माध्यम से ये मुझे अभी खबर मिली है और मैं आज ही इससे चेक करता हूँ। चूँकि पहली बार में जब बात आई थी तो हमने पेपर के लिए एकदम कंपलसरी कर दिया था और आज मैं खुद उसको एग्जीक्यूटिव के साथ में जाके चेक करता हूँ। नए बस स्टैंड का जो पेवरिंग जो हो रहा है उसमें शुरुआत में जब बात आई थी तो उसके बाद में स्ट्रेट फॉरवर्ड आदेश दिया गया था कि जो टेंडर मैनुअल के अनुसार जो किया गया है उसी के अनुसार काम हो, और उसमें अगर कोई कोताही बरती जा रही है तो मैं उससे आज खुद जांच कर। कितने लागत? वो है 1.97 करोड़ का। और चूँकि डामरीकरण बहुत जल्दी ख़राब हो जाते थे क्योंकि निचला क्षेत्र है, इसलिए हम लोगों ने उसे एक परमानेंट उपाय सोच के पेवरिंग का किया है। अंबिकापुर प्रतीक्षा बस स्टैंड की स्थिति हर कोई जानता है। यहाँ के आने वाले जो यात्री हैं और जो आम नागरिक हैं वो यहाँ की स्थिति से कैसे परेशान होते थे, जिसके बाद जो यहाँ के नगरवासियों का भी शिकायत हुई, उसके बाद नगर निगम होश में आया और यहाँ की जो सीसी सड़क निर्माण है उसका कार्य शुरू किया। लेकिन क्या वाकई में जो सड़क बन रही है वह उच्च क्वालिटी की है? इसके लिए हम आज रात के वक्त मौजूद हैं क्योंकि लॉकडाउन का वक्त लगा हुआ है। और सबसे बड़ी बात की जो रात के वक्त यहाँ काम चलता है, दिन के वक्त यहाँ काम नहीं चलता है। आप यहाँ की स्थिति देखिए कि किस स्तर पर यहाँ पे सीसी सड़क का निर्माण किया जाना है। यहाँ पे जो बसें आती हैं उस जो भार होता है बस के आने की वजह से वहाँ की क्या स्थिति होती है। 2 दिन पहले की बात करें, जो मशीनें थी वो ख़राब हो गई थी, यहाँ मैनुअल काम चलता था। आज ये जो सामने वाली जो मशीन खड़ी है वो भी ख़राब है। आप देखिए किस स्तर का यहाँ पे काम हो रहा है। तीसरी लेयर की सड़क बन रही है, इसको मैनुअली काम किया जा रहा है। एक छोटे से वाइब्रेटर मशीन से इसको दबाया जा रहा है। जो अमूमन घरों का निर्माण होता है वहाँ पे ये मशीन उपयोग होती है, लेकिन जो इसकी स्तर है उससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए। आप देखिए कि मटेरियल डाला हुआ है उसकी क्या स्थिति है। और जो मैनुअल मशीन है वो जो वर्क ऑर्डर जारी हुआ था उसके अनुकूल नहीं है। यानी जाहिर सी बात है कि बड़े पैमाने पर यहाँ पे घटिया सड़क निर्माण का कार्य हो रहा है और ये ज़्यादा वक्त तक ये काम नहीं रुकेगा। आपको हम इधर का नज़ारा दिखाते हैं, पास का पहुँचिए, देखिए करके ये तीसरी लेयर की जो सड़क बन रही है वो कैसे बन रही है। छोटे से वाइब्रेटर के भरोसे पूरे बस स्टैंड का जो सीसी सड़क है वो निर्माण हो रहा है। यहाँ काम करने वाले
जो मजदूर हैं यहाँ ठेकेदार के जो मुंशी कहते हैं वो मौजूद है। पहले आपका नाम बताइए। ललन कुमार। 2 दिन पहले जो मशीन आपकी ख़राब हुई थी, मैनुअल काम कराया गया, तो उसके बारे में क्या कहना है? मैनुअल वहाँ से कराया गया ना। कहाँ से मैनुअल कराया गया? ये थोड़ा एक गाड़ी माल किया हुआ। गाइडलाइन में है क्या मैनुअल काम कराना अगर मशीन ख़राब हो जाती है तो? हाँ, तो वो तो प्रॉब्लम तो वही है ना, उसको तो इलाज तो है नहीं दूसरा। तो आप लोग काम क्यों नहीं रख देते हैं? घटिया सड़क का निर्माण हो रहा है, क्यों नहीं? अब देखिए, यहाँ आदमी का कोई गारंटी है ना, मशीन का कौन गारंटी? पहले आप मास्क लगाइए। आदमी का कोई गारंटी है? आदमी का गारंटी नहीं है, लेकिन आप सड़क का गारंटी का काम कर रहे हैं कि 5 साल 10 साल चलेगी, तो आदमी का कैसे आप बात कर रहे हैं? गाड़ी आगे खड़ा था, ये थोड़ी है जो उसको माल के 30,000 का माल है। अच्छा, ठीक बताइए, ये जो वाइब्रेटर चलाया जा रहा है क्या ये वाकई में जायज़ है? क्यों नहीं कंप्रेसर वाइब्रेटर क्यों नहीं चलाया जा रहा है? ये हॉल के लिए है ना। तो वाइब्रेटर जो अभी जो मसाला बिछाया जा रहा है उसमें वाइब्रेटर का उपयोग क्यों नहीं किया जा रहा है? वाइब्रेटर वो चल रहा है, चलेगा ना अभी। अच्छा, जो फिनिशिंग को लेके बात हो रही है, फिनिशिंग आपका देखा जा रहा है कि किस स्तर पर फिनिशिंग हो रही है, ऐसा आप क्यों काम कर रहे हैं? किसका दबाव है? दबाव किसी का नहीं है। आपके ठेकेदार को शिकायत करते हैं क्या आप? शिकायत करते हैं तो मशीन खराब हो गया, दूसरा मशीन चेंज किया, ये भी इसका बैरिंग टूट गया आज। तो आप काम आज ऐसे ही चलेगा बिना मशीन के? नहीं, अभी ये तो फिलहाल इतना चलेगा, तो इसके बाद बंद है। तो जितना मसाला रहता है उसका उपयोग कर देते हैं बीच में, और उस मसाले की अगर खराबी हो गई, मसाले की वजह से बीच में सड़क टूटी, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? अब ये तो मैं ही नहीं बता सकता हूँ। तो फिनिशिंग क्यों नहीं? फिनिशिंग देनी है उसको ढंग से फिनिशिंग क्यों नहीं दी जा रही? फिनिशिंग में दिक्कत नहीं है भैया, फिनिशिंग में दिक्कत नहीं है, फिनिशिंग तो सही आ रहा है। अच्छा, आज फिर मशीन खराब हो गई है, क्यों? बैरिंग टूट गया ना उसका। तो काम बंद कर देना चाहिए ना। बंद कर दिया, होल्ड कर दिया काम। तो ये तो चल तो रहा है, आपका काम यहाँ चल रहा है। लास्ट है ना। तो लास्ट करते करते आपका मैनुअली काम कर रहे हैं, लास्ट करते करते आपका यही सड़क फिर खराब होने लगी, तो आप कैसे करेंगे? खराब नहीं होगा भैया। मैनुअली आपको ऑर्डर में है क्या कि आप मैनुअली काम करेंगे? इमरजेंसी में करना पड़ता है भैया। इमरजेंसी में मतलब आपको सड़क का कुछ भी कर देंगे? कुछ कैसे कर देंगे हम, खराब थोड़ी कर देंगे। हाँ? खराब कैसे कर देंगे? खराब होगा तो इसका जिम्मेदार आपका ठेकेदार लेगा या अधिकारी लेगा? वो ऊपर वाला लेगा, जो लिया है ठेका इसका। ऊपर वाला लेगा। कभी अधिकारी या कोई आते हैं क्या यहाँ पे? यहाँ आता है, कभी कल आता है, डेली नहीं आता है ना। क्या बोलते हैं अधिकारी लोग आके? काम का क्या बोलते हैं? काम तो सही चल रहा है, वो देख के चला जाता है यहाँ से। आप खुद बोल रहे हैं कि मैनुअली कभी खराब हो जा रही है मशीन, तो मैनुअली काम करना पड़ रहा है, तो कैसे माने कि आपका काम सही चल रहा है? काम तो इसे वाइब्रेटर मार के उसको माल को पूरा फिनिशिंग करवा देते हैं। कैसा, वो तो दिख रहा है कैसा फिनिशिंग हुआ है। अभी भैया चलेगा नहीं, ये चलेगा। कितना दिन चलेगा? 1 साल चल जाएगा? ये हाँ? कम से कम ये 20 साल तक नहीं हिलेगा। अच्छा, भाई आपके फिनिशिंग उसके वर्क ऑर्डर के बिना जो काम कर रहे हैं, जो नियम है उसके विरुद्ध काम कर रहे हैं, तो कैसे हम मान ले कि चलेगा? इमरजेंसी में भैया करना पड़ेगा ना। इमरजेंसी में मशीन खराब हो गया, अब क्या करें, इसका कोई इलाज तो है ना अभी इतना बड़ी रात को। यहाँ आप सुपरवाइजर हैं? नहीं, मुंशी हो। 2 दिन पहले जो खराब हुआ तो उस पर फिर आप लोग कैसे काम चलाए थे? वो मैनुअली थोड़ा सा किया था गाड़ी का। देखिए, ये यहाँ के मुंशी हैं जो रात के वक्त काम कराते हैं, खुद मान रहे हैं कि मैनुअली काम हो रहा है। तो सरगुजा की जनता, आप अंदाजा लगा लीजिए कि बस स्टैंड का किस स्तर पर काम किया जा रहा है। भाजपा पार्षद ने कई बार इस मामले पर सवाल भी उठाया, अधिकारी आए, लेकिन काम वही पुराने ढर्रे पर चल रहा है। आवाज के लिए सुमित सिंह, अंबिकापुर। अंबिकापुर शहर के कई निजी अस्पताल कोरोना संकट के बीच अवसर का फायदा उठाकर कोविड मरीजों के परिजनों से मनमाना पैसा वसूल रहे हैं। इन मामलों की शिकायत जिला स्वास्थ्य अधिकारी तक को हो चुकी है। बावजूद इसके मनमानी करने वाले निजी अस्पतालों पर कार्यवाही नहीं हुई है, जिसका फायदा निजी अस्पताल उठा रहे हैं। सरगुजा जिले में कोविड के इलाज के लिए प्रशासन ने मेडिकल कॉलेज अस्पताल के अलावा अंबिकापुर के 5 निजी अस्पतालों को चिन्हांकित किया है और यहां शासन की गाइडलाइन के साथ ही आयुष्मान योजना के तहत इलाज की सुविधा दी गई है। मगर अंबिकापुर के कुछ निजी अस्पताल सरकार की गाइडलाइंस का पालन करने के बजाय यहां मरीजों से पैसों की जमकर उगाही कर रहे हैं। पहला मामला शहर के सबसे बड़े निजी अस्पताल से सामने आया था, जहां एक कोरोना संक्रमित मरीज को दाखिल कर उपचार किया जा रहा था। वहीं 3 दिनों का अस्पताल प्रबंधन ने मरीज के परिजनों को 1 लाख से ज्यादा का बिल थमा दिया। इधर पैसे की व्यवस्था नहीं होने पर अस्पताल प्रबंधन ने मरीज को बाहर का रास्ता दिखा दिया था। मजबूरन परिजनों ने मरीज को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती करा दिया, लेकिन उपचार के दौरान मरीज ने दम तोड़ दिया।
इस मामले की शिकायत भी हुई, मगर स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं की गई। इसी तरह शहर के एक और निजी अस्पताल में कोरोना संक्रमित महिला को इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। वहां 3 दिन तक महिला का इलाज करने के बाद परिजनों को 2,64,000 का भारी भरकम बिल अस्पताल प्रबंधन ने थमाया था। परिजनों ने इस मामले की शिकायत स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव से की थी। साथ ही इसके अलावा मरीज के परिजनों ने कोतवाली थाने में भी लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। बावजूद इसके अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ अब तक कार्यवाही नहीं हुई है। सर, ये पिताजी को उनका तबीयत खराब था तो सूरजपुर हॉस्पिटल में एडमिट किए थे हम लोग, और वहाँ जब कंट्रोल नहीं हुआ तो वहाँ से रिफ़र कर दिया गया। और रिफ़र करने के बाद यहाँ जब अंबिकापुर पहुँचे तो एम्बुलेंस वाले वो मतलब सलाह दिए कि नहीं, ये जे हॉस्पिटल में ले जा कर के उनको एडमिट कर दो। और वहाँ गए हम लोग, वहाँ जा कर के वो लोग एडमिट वगैरह सब करवा दिए। अब करवाने के बाद फिर ये बाद में पता चला कि वहाँ 60 से 70 हज़ार रुपये का बिल बनेगा, उतना में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। मैं बोला ठीक है। तो अब जब 2 दिन बीता नहीं कि इकट्ठे 60-70 हज़ार 80 हज़ार का बिल थमा दिए, और फिर अब उतना पैसा नहीं मेंटेनेंस होने के कारण एक दिन और रुका तो इकट्ठे 1 लाख पहुँचा दिए। तो ऐसे करके 2-3 दिन बीता और लास्ट में अपना ये आयुष्मान कार्ड है तो वो चालू नहीं हो पाया था, क्योंकि RT-PCR का रिपोर्ट नहीं आया था। और जब RT-PCR का रिपोर्ट आया तो 50-51 हज़ार के लगभग नकदी जमा किए और वही 56 हज़ार रुपये अपना इससे कटा। और जब पैसा ख़त्म हो गया तो वो लोग निकाल करके भेज दिए कि अपना ले जाओ, और पैसा नहीं देने की वजह से गाली गुप्ता भी किया गया मेरे साथ। हमारी दीदी को कोविड पॉजिटिव आया था और हमने उस दिन ऑक्सीजन बेड अवेलेबल नहीं था शहर में। हम लोग डॉक्टर जेके सिंह के यहाँ लेके गए थे उनको। तो ये हुआ कि पता चला आज ही के दिन एकता हॉस्पिटल को मान्यता मिली है, तो हम लोगों ने वहाँ से एकता हॉस्पिटल ला के एडमिट कर दिया उनको। शुरू में उन्होंने कहा कि जो पैसा है जमा कर दीजिए, तो हमारे पास 20,000 रुपये था, हम जमा कर दिए और दीदी को एडमिट कर दिया। इसके बाद 2-3 दिन इलाज चला, कुछ सही समझ में नहीं आ रहा था, ऑक्सीजन ऊपर नीचे हो रहा था। फिर तीसरा दिन वो लोग बोले कि इनका ऑक्सीजन लेवल बढ़ते चला जा रहा है। 2 लीटर ऑक्सीजन दे रहे थे, अब 10 लीटर और इसके बाद 14 लीटर होगा, फिर वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ेगा। मामला क्रिटिकल होते जा रहा है। तो हम लोगों ने डॉक्टर जेके सिंह के हॉस्पिटल में संपर्क किया कि हम लोग यहाँ लाना चाहते हैं, तो बोले ठीक है ले आइए। ये बात 3 बजे हुई कि ले आइए आप। 3 बजे मैं अपने भांजा को भेजा कि जाओ तुम दीदी को डिस्चार्ज करा लो। 3 बजे से 6 बजे तक वो लोग डिस्चार्ज बिल नहीं बना पाए थे। डॉक्टर जेके सिंह के यहाँ से जीवन ज्योति हॉस्पिटल से एम्बुलेंस आके खड़ी थी, बार बार फ़ोन आ रहा था। तो फिर क्या हुआ कि मैं गया वहाँ पे। 6 बजे उन्होंने डिस्चार्ज किया और 2,64,000 का बिल दिए और बोले इसमें अभी रेमडेसिविर इंजेक्शन का रेट इंक्लूड नहीं है। मेरा होश उड़ गया कि इतना ज़्यादा कैसे हो गया, क्या ये लोग बम्बई की लीलावती में भी इतना बिल नहीं होता होगा मेरे ख्याल से। तो मैं गौरतलब है कि सरगुजा जिले में सबसे पहले आयुष्मान योजना के तहत कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज की पहल शुरू की गई थी, जबकि सरकार ने निजी अस्पतालों के लिए गाइडलाइंस जारी किया है। सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस के अनुसार आइसोलेशन बेड के लिए रोजाना 6,200 रूपए, ICU बेड के लिए 12,000 रूपए और वेंटिलेटर के लिए 17,000 रूपए दर तय किए गए। इस राशि में रजिस्ट्रेशन और बोर्डिंग की सुविधा के साथ डॉक्टरों की फीस भी सम्मिलित है। बावजूद इसके शासन के निर्देशों का सरगुजा के कई निजी अस्पताल पालन नहीं कर रहे हैं। CMHO खुद मान रहे हैं कि कुछ अस्पतालों की शिकायत मिली है, जिन्हें नोटिस भी जारी किया गया है, जबकि कार्यवाही अब तक किसी पर नहीं हुई है। ऐसे में कोविड आपदा के बीच निजी अस्पतालों के हौसले बुलंद है, जिसका खामियाजा मरीज के परिजनों को उठाना पड़ रहा है। जो कोरोना के ट्रीटमेंट के लिए जो प्राइवेट अस्पतालों में हमने जो बेड ऑक्यूपाई कराया है, उसमें जो प्रमुखतया जो हॉस्पिटल है हमारे पास में, उसमें होली क्रॉस में 100 बेड का हम लोग प्रयास कर रहे हैं और होली क्रॉस से हमें एक भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। जो मेन हॉस्पिटल हैं, 1-2 हॉस्पिटल से अधिक पैसे लेने की शिकायत प्राप्त हुई है। इसके संबंध में कल कलेक्टर महोदय द्वारा इनके संचालकों की बैठक ली गई है
और इनके संचालक लोगों से ये बात आई है कि उनको समझा दिया गया है कि इसको अच्छे से काम करना है और कोई अतिरिक्त पैसे की चार्ज नहीं की जाएगी। एक संचालक को नोटिस जारी किया गया है और अगर 37% जवाब नहीं आएगा तो उचित कार्रवाई की। 2 प्रकार की चीज़ें हम लोगों की जांच में आई है। पहली चीज़ तो यह है कि जो लोग बाग जिन्होंने पैसे देने की बात है उनके पास में हम लोगों ने जो महसूस किया है वो उनके पास में स्मार्ट कार्ड नहीं है 5 लाख के, उनके पास में वो भी कार्ड नहीं है जो कि 50,000 के होते हैं। तीसरी परेशानी है कि वो प्राय अन्य ज़िलों से हैं, सीधे CTR टेस्ट करा के वो भर्ती हो जा रहे हैं, जबकि उसको पैकेज में शामिल नहीं किया जा सकता जब तक कि आपके पास में रिपोर्ट ना हो। इसके संबंध में समस्त कलेक्टरों साहब को और इनको CMO के लोग को हम लोगों ने निर्देशित किया है कि वो बिना रेफरल के, प्रॉपर रेफरल के इस ज़िले पे न भेजें। जहाँ भी इस तरह की बात आ रही है कि ज़्यादा फी लेकर के किया है तो वहाँ उसका हम लोग निराकरण कर रहे हैं। आयुष्मान से उनको इलाज कराना है। कुछ चीज़ें हैं जो आयुष्मान के बाहर हैं, उसके लिए वो लोग फी लेते हैं, लेकिन वो भी निर्धारित है। यदि कोई उससे ज़्यादा ले रहा है और कोई शिकायत आती है तो हम लोग संबंधित अस्पताल के प्रबंधन से बात करके उसका समाधान कर रहे हैं। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस का उल्लंघन करने वाले निजी अस्पतालों के खिलाफ कब तक कार्यवाही होती है, या फिर कोरोना आपदा के बीच निजी अस्पतालों की मनमानी यूं ही जारी रहेगी। आवाज के लिए अंबिकापुर से सोनू केदार की रिपोर्ट। सूरजपुर जिले में संचालित हो रहे एक निजी ऑक्सीजन प्लांट के संचालक और अंबिकापुर के एक निजी अस्पताल के संचालक के बीच ऑक्सीजन सप्लाई की बात को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद प्लांट के संचालक ने संभाग भर में ऑक्सीजन की सप्लाई रोक दी। इधर ऑक्सीजन सप्लाई ठप होने की वजह से संभाग भर के निजी अस्पतालों में हड़कंप मच गया था। देश भर में कोविड संकट के बीच ऑक्सीजन की समस्या गहराई हुई है। इस समस्या से निपटने के लिए हर संभव प्रयास सरकार एवं प्रशासन द्वारा किया जा रहा है ताकि लोगों को समय रहते ऑक्सीजन मिल सके और कोविड संक्रमित मरीजों की जान बच सके। लेकिन सूरजपुर जिले में संचालित हो रहा सरगुजा संभाग का एकमात्र प्राइवेट विद्या ऑक्सीजन प्लांट इस आपदा के बीच अवसर का फायदा उठा रहा है। दरअसल ऑक्सीजन सप्लाई की बात को लेकर अंबिकापुर के एक निजी अस्पताल के संचालक और विद्या ऑक्सीजन प्लांट के संचालक के बीच विवाद हो गया था, जिसके बाद विद्या ऑक्सीजन प्लांट के संचालक ने संभाग भर में ऑक्सीजन की सप्लाई रोक दी थी, जिस वजह से सरगुजा संभाग के कई कोरोना संक्रमित मरीजों की जान अधर में लटक गई थी। इधर ऑक्सीजन सप्लाई ठप होने की वजह से सरगुजा संभाग के कई निजी अस्पतालों में हड़कंप मच गया था। वहीं जब इस मामले की सूचना प्रशासनिक अमले को लगी तो प्रशासन की टीम मौके पर पहुंचकर जैसे तैसे मामले को निपटाने लगी। तब जाकर विद्या ऑक्सीजन प्लांट के संचालक ने ऑक्सीजन की सप्लाई शुरू की। ऑक्सीजन प्लांट के संचालक का आरोप है कि अंबिकापुर के एक निजी अस्पताल के संचालक द्वारा ऑक्सीजन सिलेंडर की मांग को लेकर प्लांट में काम कर रहे कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार किया गया, जिस वजह से ये समस्या उत्पन्न हुई। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या आपसी विवाद के चलते ऑक्सीजन की सप्लाई को रोकना इस आपदा के बीच सही है? इस सवाल से आप अंदाजा लगा लीजिए कि निजी ऑक्सीजन प्लांट का संचालक किस तरह अवसर का फायदा उठाकर अपनी आवश्यकताओं को दिखाने में जुटा हुआ है। जबकि सूरजपुर कलेक्टर ने इस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अधिकारियों की निगरानी में ऑक्सीजन की सप्लाई करने का निर्देश विद्या ऑक्सीजन प्लांट के संचालक को दे रखा है। सर, अंबिकापुर के लाइफलाइन हॉस्पिटल में सिलेंडर की कमी थी, जो भी था उनके मालिक ने हमको ना फोन करके वहाँ 4 आदमी ले जाके ज़बरदस्ती जो है सिलेंडर वहाँ से लोड करने लगे। हमारे स्टाफ ने बोला कि 2 मिनट हमको मालिक से बात करने दीजिए। वो उनको उठा के कलर पकड़ के मारने लगे। फिर कल जो है हमारे पापा के साथ उन्होंने बदतमीजी की। सर, सिलेंडर की सप्लाई के लिए अगर कोई बोलता है तो हमने सिलेंडर की सप्लाई नहीं बंद की थी। सुबह भी गाड़ी गई है। हमारे पर लेबर की कमी की वजह से हमारा मैनेजमेंट बिगड़ रहा। अगर उसके बाद भी आप पूरे हॉस्पिटल में, मैं बोलता हूँ मेरे साथ चलिए, पूरे हॉस्पिटल में घूमने को तैयार हूँ। कोई भी हॉस्पिटल अगर बोल ले, कल जे हॉस्पिटल के
सीओ साहब मेरे तो सर मैं अपनी कार्रवाई कर रहा हूँ, उसके अलावा भी मैं सिलेंडर नहीं रोक रहा। सिर्फ लाइफलाइन से मैं नाराज था, बाकी किसी से भी मैं कोई नाराज नहीं। जो इनकी समस्या है उसका चिन्हांकन किया गया है। उसमें से प्रमुख समस्या जो है श्रमिकों की है, लेबरों की है। और जो लेबर आते हैं वो नए होते हैं तो यहाँ के कामकाज को भी ठीक से नहीं समझ पाते हैं। चूँकि सिलेंडर भारी होता है तो आते हैं, कुछ देर काम करते हैं और चले भी जाते हैं। लेकिन फिर भी हम लोग लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि इनके जो श्रमिक हैं और उसके अलावा भी जो इनकी समस्या है उसका निदान हो सके। इसमें स्वतः कलेक्टर साहब, सीओ साहब और भी जो जिला प्रशासन के लोग हैं वो लगे हुए हैं कि जो भी समस्याएं हैं वो दूर हो जाएं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। लौटते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वीएम इंटरनेट सर्विस शहर का सबसे सस्ता हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट सर्विस। 100 MBPS मात्र 700 रुपए में विद टैग। तो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लास, याद रखें वीएम इंटरनेट सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क। वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा। मोबाइल नंबर 9111785555 7440765555। नेहा एनेक्स द कंप्लीट फैमिली मार्ट, किराना, सब्जी, कॉस्मेटिक के लिए संपर्क करें। फ्री होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध। तो आज ही डाउनलोड करें नेहा एनेक्स अपने गूगल प्ले स्टोर से और लॉकडाउन में भी फ्री होम डिलीवरी का लाभ उठाएं। एड्रेस नेहा एनेक्स कंप्लीट फैमिली मार्ट, पुराना बस स्टैंड, अंबिकापुर। मोबाइल नंबर 7000593319। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अंबिकापुर के शासकीय आयुर्वेदिक अस्पताल में कोविड मरीजों के उपचार के लिए ऑक्सीजन युक्त 100 बेड का अस्पताल तैयार करने की योजना बनाई गई है, जिसका निरीक्षण करने कलेक्टर संजीव कुमार झा एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची थी। सरगुजा जिले में कोरोना संक्रमण का दुष्प्रभाव बढ़ता जा रहा है। जिले में रोजाना सैकड़ों की संख्या में मरीज मिल रहे हैं, जबकि मौत के आंकड़ों में भी इजाफा हो रहा है। इधर बढ़ते मरीजों की संख्या की वजह से अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड की कमी भी पड़ने लगी है। वहीं मरीजों का इलाज बेहतर हो सके, इसे लेकर जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। कोरोना की दूसरी लहर से निपटने के लिए कुछ दिन पूर्व अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में बिस्तरों की संख्या बढ़ाई गई थी। इधर अस्पताल में संभाग भर के मरीज इलाज के लिए रोजाना पहुंच रहे हैं। ऐसे में मरीजों की संख्या बढ़ने के साथ ही अस्पतालों में बिस्तर की कमी एक बार फिर पड़ने लगी है, जिसे देखते हुए सरगुजा कलेक्टर संजीव कुमार झा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा बिस्तर बढ़ाने की कवायद तेज कर दी गई है, ताकि एक साथ ज्यादा से ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीजों का बेहतर इलाज किया जा सके। इसी कड़ी में कलेक्टर संजीव कुमार झा एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम शहर के गंगापुर स्थित शासकीय आयुर्वेदिक अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंची थी। आपको बता दें कि शासकीय आयुर्वेदिक अस्पताल में कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए ऑक्सीजन युक्त 100 बिस्तर तैयार करने की योजना प्रशासन द्वारा बनाई गई है, जिसकी शुरुआत जल्द हो जाएगी। आयुर्वेदिक जिला अस्पताल को हम लोगों ने 100 बिस्तरीय जो डेडिकेटेड ऑक्सीजन बेड वाला है उसको प्लान किया है कि यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड 100 बेड्स की कैपेसिटी बढ़ानी है। उसी के लिए हम लोग पूरी टीम के साथ आकर के देखे हैं और इसमें जल्दी ही 100 ऑक्सीजनेटेड बेड की सुविधा स्टार्ट हो जाएगी, जहाँ पर जो कोविड संक्रमित लोग हैं वो आकर के यहाँ पर अपना इलाज करा सकेंगे। सरगुजा कलेक्टर संजीव कुमार झा की अध्यक्षता में कोविड टास्क फोर्स की बैठक आयोजित हुई थी। बैठक में जिले के सभी शासकीय तथा निजी अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर की उपलब्धता के विषय में चर्चा की गई। कलेक्टर ने कहा कि कोविड के मरीजों की ऑक्सीजन की आवश्यकता को देखते हुए जिले में मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर की पर्याप्त आपूर्ति के लिए ऑक्सीजन गैस प्लांट संचालक जिले में प्रतिदिन 1000 नग ऑक्सीजन गैस सिलेंडर उपलब्ध कराएं। उन्होंने कहा कि किसी भी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी नहीं होनी चाहिए। कलेक्टर ने मेडिकल कॉलेज प्रबंधन से चर्चा करते हुए कहा कि डॉक्टर्स तथा नर्सिंग स्टाफ संवेदनशीलता का परिचय देते हुए मरीजों के साथ अच्छा व्यवहार करें। इसके साथ ही सेंट्रलाइज्ड मॉनिटरिंग टीम के साथ समन्वय स्थापित करें,
ताकि वार्ड में व्यवस्था दुरुस्त हो और मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हो सके। उन्होंने सभी हॉस्पिटल प्रबंधन के प्रतिनिधियों से कहा कि मरीजों की नियमित मॉनिटरिंग करें तथा आवश्यकता पड़ने पर ही ऑक्सीजन सिलेंडर लगाएं। सूरजपुर जिले के भाजपा जिला अध्यक्ष बाबूलाल अग्रवाल ने केंद्रीय कोयला एवं खाद्य मंत्री प्रहलाद जोशी को पत्र लिखकर एसईसीएल अस्पतालों में कोविड वार्ड शुरू करने की मांग की है, ताकि कॉलरी क्षेत्र में कार्य करने वाले कर्मचारियों का इलाज एसईसीएल अस्पताल में किया जा सके। जिले में कोरोना के आए दिन मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे में जिले के भटगांव विश्रामपुर क्षेत्र में संचालित एसईसीएल के अस्पताल में कोविड वार्ड शुरू करने की मांग भाजपा जिला अध्यक्ष बाबूलाल अग्रवाल ने केंद्रीय कोयला एवं खनन मंत्री प्रहलाद जोशी को पत्र लिखकर की है। जिले में कोरोना की भयावहता को बताते हुए एसईसीएल अस्पताल में आम लोगों के लिए स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने की मांग की गई है। भाजपा जिला अध्यक्ष बाबूलाल अग्रवाल ने पत्र में लिखा है कि अत्यंत पिछड़ा एवं वनवासी जिले में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है, जिस वजह से मरीज दम तोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिले के भटगांव व विश्रामपुर क्षेत्र में कई दशकों से कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा संसाधन युक्त अस्पतालों का संचालन किया जा रहा है, जहां पर्याप्त संख्या में डॉक्टर्स व स्टाफ नर्स मौजूद हैं। लेकिन अस्पताल में कोविड वार्ड के नहीं होने से कोरोना संक्रमित कोल माइंस में कार्यरत मजदूरों, कर्मचारियों और अधिकारियों का इलाज नहीं हो रहा है और वे अपनी जान गंवा रहे हैं। पत्र में कहा है कि एसईसीएल द्वारा निर्मित अस्पताल के अलावा बड़े बड़े हॉस्टल, सामुदायिक भवन भी मौजूद हैं, जिन्हें वर्तमान परिस्थितियों में कोविड केयर सेंटर के लिए उपयोग किया जा सकता है। उन्होंने आम लोगों को महामारी से निजात दिलाने के लिए विश्रामपुर और भटगांव में सर्व सुविधा युक्त वेंटिलेटर सहित 200 बिस्तरों की क्षमता वाला कोविड अस्पताल शीघ्र प्रारंभ करने की मांग की है। सूरजपुर जिले में लगातार बढ़ रहा कोरोना का संक्रमण के कारण ग्रामीण जन काफ़ी परेशान है। उसको ध्यान में रखते हुए हमने केंद्रीय कोयला एवं खनन मंत्री आदरणीय प्रहलाद जोशी जी को एक पत्र भेजा है। उस पत्र के माध्यम से हमने मांग की है कि एसईसीएल के द्वारा संचालित भटगांव और विश्रामपुर के हॉस्पिटलों को कोविड वार्ड बनाया जाए और उन वार्ड में 200 बेड का हॉस्पिटल बना करके और आम लोगों को इसको सुविधा दी जाए। जो वहाँ के मजदूर हैं, जो वहाँ के कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो आज भटक रहे हैं, वो आज बिलासपुर जा रहे हैं, रायपुर जा रहे हैं, ऐसे अधिकारी कर्मचारियों को भी सुविधा मिलेगी और जिले में निवास जो वनवासी हैं, जो आदिवासी हैं, उनको भी सुविधा मिलेगी और साथ साथ में जो जिला चिकित्सालय में दबाव बढ़ रहा है वो दबाव भी कम होगा। इसलिए मेरा आग्रह है कि एसईसीएल के अधिकारी कर्मचारी इस पर ध्यान दें और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे केंद्रीय मंत्री जी पे ध्यान देंगे और तत्काल जल्दी से जल्दी आम जनता को चिकित्सा उपलब्ध करवाएंगे। वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। वीएम इंटरनेट सर्विस शहर का सबसे सस्ता हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट सर्विस 100 MBPS मात्र 700 रुपए में विद टैग। तो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लास, याद रखें वीएम इंटरनेट सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क, वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा। मोबाइल नंबर 9111785555 7440765555। नेहा एनेक्स द कंप्लीट फैमिली मार्ट, किराना, सब्जी, कॉस्मेटिक के लिए संपर्क करें। फ्री होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध। तो आज ही डाउनलोड करें नेहा एनेक्स अपने गूगल प्ले स्टोर से और लॉकडाउन में भी फ्री होम डिलीवरी का लाभ उठाएं। एड्रेस नेहा एनेक्स कंप्लीट फैमिली मार्ट, पुराना बस स्टैंड, अंबिकापुर। मोबाइल नंबर 7000593319। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सरगुजा जिले में लगे तालाबंदी की वजह से कई ऐसे गरीब एवं असहाय लोग हैं जिन्हें 2 वक्त की रोटी तक नसीब नहीं हो रही है। ऐसे लोगों को राहत पहुंचाने के लिए बौरीपारा के रहने वाले कुछ युवाओं द्वारा गौरी शंकर मंदिर में रसोई का संचालन कर निःशुल्क भोजन का वितरण किया जा रहा है। गरीब असहाय लोगों की सेवा करना नारायण की सेवा करने के समान है। इसे चरितार्थ कर दिखाया है बौरीपारा के रहने वाले कुछ युवाओं ने।
ये युवा गौरी शंकर मंदिर में रोजाना रसोई संचालित कर गरीब एवं असहाय लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं। शहर के कई प्रमुख स्थलों पर खुले आसमान के नीचे कई गरीब और असहाय लोग रात गुजारने को मजबूर हैं। ऐसे लोगों को रोजाना युवा वर्ग निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराकर उनके पेट भरने का कार्य कर रहा है। दरअसल कोरोना वैश्विक महामारी के बढ़ते संक्रमण के चलते सरगुजा जिले में बीते 13 अप्रैल से लॉकडाउन लगा हुआ है। तालाबंदी की वजह से अंबिकापुर शहर में कई ऐसे गरीब वर्ग के लोग हैं जिन्हें 2 वक्त की रोटी तक नसीब नहीं हो रही है। ऐसे गरीब तबके के लोगों का पेट भर सके, इसे देखते हुए शहर के युवाओं द्वारा रोजाना गौरी शंकर मंदिर में रसोई का संचालन किया जाता है। वहीं ये युवा वर्ग गरीब एवं असहाय लोगों के लिए तालाबंदी के इस दौर में मददगार साबित हो रहे हैं। तत्काल जो परिस्थिति है लॉकडाउन की, जिसमें पूरा शहर बंद है, दुकानें बंद हैं, तो शहर में जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जैसे जो अपना भिक्षा मांग के अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उन लोगों के सामने ये परेशानी है कि खाने पीने को लेकर समस्या उत्पन्न हो गई है। इसे देखते हुए मेरे द्वारा ये पहल की गई थी कि शहर के ऐसे तमाम लोगों को, ज़रूरतमंद लोगों को भोजन उपलब्ध कराया जाए। उसी क्रम में जब ये शुरुआत हुई उसकी, तो आज गौरी मंदिर परिवार, इनके तमाम सदस्य, विकास पाठक जी, इनके तमाम सहयोगी, उनके माध्यम से आज से हमने गौरी मंदिर में ये किचन, ये रसोई संचालित किया है। और यहाँ से शहर के जितने भी ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक ये भोजन हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं। तो तकरीबन 100 से 150 पैकेट का रोज़ाना हम लोग भोजन यहाँ से उपलब्ध करा रहे हैं। साथ साथ किसी भी ज़रूरतमंद को अगर भोजन इस बीच नहीं मिलता है तो एक मंदिर हमने एक स्थायी पता रखा हुआ जहाँ पे भोजन उनको उपलब्ध हो जाता है। तो भोजन की तैयारियाँ और वितरण जो भी चीज़ें हैं वो मंदिर प्रांगण से ही संचालित हो रहा है। तो और तमाम ऐसे सहयोगी हैं जो अपना सहयोग हम तक रख रहे हैं। और आप लोग के माध्यम से मैं एक आग्रह भी करना चाहता हूँ कि शहर के और भी अगर कोई ऐसे लोग हैं तो वो अपने स्तर पे या हमारे माध्यम से इस सेवा में अपना सहयोग दे सकते हैं। तो किसी प्रकार का कोई सहयोग या ज़रूरत अगर उनको हो तो इस मंदिर से वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। कोविड टीकाकरण का तीसरा चरण 1 मई से शुरू होना है। तीसरे चरण में 18 वर्ष से अधिक एवं 45 वर्ष से कम उम्र के लोगों को टीका लगना है। तीसरे चरण के टीकाकरण अभियान के लिए 28 अप्रैल से पंजीयन का कार्य शुरू होना था, लेकिन छत्तीसगढ़ में तीसरे चरण के लिए कोरोना वैक्सीन की खेप अब तक नहीं पहुंची है, जिस वजह से पेंच फंस गया है। छत्तीसगढ़ में एक तरफ जहां कोरोना संक्रमण पीक पर है, वहीं इस आपदा से निपटने के लिए टीकाकरण पर जोर दिया जा रहा है। कोरोना की दूसरी लहर युवा वर्ग पर भी हावी होती दिख रही है। ऐसे में केंद्र सरकार ने फैसला लिया है कि 1 मई से टीकाकरण का तीसरा अभियान देश भर में शुरू हो जाएगा। टीकाकरण के तीसरे चरण के अभियान में 18 वर्ष से अधिक एवं 45 वर्ष से कम उम्र के लोगों को कोरोना के दुष्प्रभाव से बचाने के लिए टीका लगाया जाएगा। वहीं 28 अप्रैल से तीसरे चरण के लिए नागरिक आरोग्य सेतु एवं कोविन ऐप के माध्यम से पंजीयन कराकर टीकाकरण का लाभ ले सकेंगे। लेकिन छत्तीसगढ़ में तीसरे चरण के टीकाकरण के लिए पेंच फंसता दिख रहा है। दरअसल 28 अप्रैल से देश भर में पंजीयन का कार्य शुरू होना था, लेकिन छत्तीसगढ़ में तीसरे चरण के लिए कोरोना वैक्सीन की खेप नहीं पहुंची है, जिस वजह से पंजीयन का कार्य भी शुरू नहीं हो सका है। यदि 18 वर्ष से अधिक उम्र एवं 45 वर्ष से कम उम्र के नागरिक टीकाकरण का लाभ लेने के लिए आरोग्य सेतु एवं कोविन ऐप के माध्यम से फिलहाल पंजीयन करने का प्रयास भी करेंगे तो पंजीयन नहीं हो सकेगा। जब तक छत्तीसगढ़ में तीसरे चरण के लिए कोरोना वैक्सीन के खेप नहीं पहुंचती, तब तक पंजीयन का कार्य प्रभावित रहेगा। गौरतलब है कि तीसरे चरण के लिए राज्य सरकार के कोटे से वैक्सीनेशन होना है। वहीं राज्य सरकार ने वैक्सीन के लिए संबंधित कंपनियों को ऑर्डर दे दिया है। जैसे ही वैक्सीन की खेप छत्तीसगढ़ पहुंचेगी, वैसे ही पंजीयन एवं टीकाकरण का कार्य शुरू हो जाएगा। वहीं सरगुजा जिले के टीकाकरण अधिकारी राजेश भजगावली ने बताया कि सेंट्रल कोटे से 45 वर्ष के अधिक उम्र के लोगों को कोविड का टीका लगाया जा रहा है, जबकि 45 वर्ष से अधिक उम्र के नागरिकों को टीका लगवाने के लिए पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं है। इस उम्र के लोग सीधे टीकाकरण केंद्र पहुंचकर टीके का लाभ ले सकते हैं, जबकि तीसरे चरण में होने वाले 18 वर्ष से अधिक एवं 45 वर्ष से कम उम्र के नागरिकों को पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। पंजीयन करने के लिए जो अपना आरोग्य सेतु ऐप है और एक कोविन का भी ऐप है, ये दोनों ऐप में जाकर के पंजीयन किया जा सकता है। पर चूँकि अभी आपके छत्तीसगढ़ में वैक्सीन अभी आया नहीं है उस 18 से 44 इयर्स के लोगों के लिए,
इसलिए अभी पंजीयन करने से आपको वो साइट को नहीं बताएगा और वो पंजीयन हो नहीं पाएगा। अभी जब तक कि गवर्नमेंट का कोई आदेश नहीं आ जाता है तब तक के इस बारे में कोई चर्चा करना उचित नहीं है। नहीं, 45 वर्ष के जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू आ रहा है उनका, और उनका डोज तो पूरा आता ही रहेगा। अगर कोई 45 साल के ऊपर का बचा हुआ है वो आकर के अपना वैक्सीनेशन करा सकता है, उसको पंजीयन की ज़रूरत नहीं है। बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। शहर से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आवाज। इस न्यूज के स्पॉन्सर हैं वीएम इंटरनेट, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़।